बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाब वाला आज हम जो सा है लेक्चर नंबर सेवन को पढ़ेंगे, इंसिडेंट रिस्पांस टीम एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एक्चुअली मैंने क्या किया है, इसमें दो चैप्टर्स को ना आपस में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, छोटे से चैप्टर हैं, नो मोर देन लाइक 6-7 पेजेस, और मेरे ख्याल में कंप्लायंस वाला चैप्टर पे भी 6-7 पेजेस का है। तो इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स का थोड़ा सा बड़ा है। इंसिडेंट रिस्पांस टीम में जाने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इंसिडेंट रिस्पांस एंड हैंडलिंग का लेक्चर पढ़ चुके हैं, विच वाज लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हमने देखा कि इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या होता है, ठीक है, और वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाती है, और हमने निस्ट की गाइडलाइन जो सी है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, प्रिपेयर और इरेडिकेशन और लाइक पोस्ट लेसन और क्लोजर। ठीक है, वो तमाम फेजेस पढ़े थे। ठीक है, आज हम जो है ना इंसिडेंट रिस्पांस की टीम्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये लेक्चर पढ़ाने से पहले ना मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो टीम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दीज टीम्स आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स। ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले जो है मैंने बहुत डिफरेंट जो मेरे पर्सनल सिक्योरिटी फॉर्म्स थे, या जो लोग सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में काम करते हैं, उन सबसे भी डिस्कस किया, एंड एवरीबडी एग्रीड ऑन दिस। कंसेंसस ये है कि इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये टर्मिनोलॉजीज जो ये एग्जैक्टली सिंगल लाइन में डिफाइन की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज हम सी सर्ट सर्ट एमएसएसपी सॉक को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कुछ 3-4 चीजें हम एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे। सो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के अंदर हमने प्रिपरेशन, डिटेक्शन, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन, रिकवरी एंड पोस्ट इंसिडेंस एक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है, हमारे पास इंसिडेंट रिस्पांस प्लान है। ठीक है, अब इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के अंदर बहुत सारी टीम्स डिस्कस हो रही होती हैं। सही है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टीम होती है वो होती है सर्ट। ठीक है, सर्ट जिसे हम सी सर्ट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। ठीक है, ये मगर उसके अलावा डिफरेंट टीम्स होती हैं, लाइक पी सर्ट प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्ट के बारे में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सर्ट होती है CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये मोस्टली नेशनल लेवल पे काम कर रही होती है। लाइक यूएस की एक सर्ट है, यूके की एक सर्ट है, पाकिस्तान की एक सर्ट है, इंडिया की एक सर्ट है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल इंटरेस्ट को देखती है। सही हो गया। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हो सकते हैं, या MSSPs, लाइक मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स। सही हो गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर्ट, मगर सी सर्ट। ठीक है, सी सर्ट की स्टोरी ये है कि अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन लेता हूँ, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी की ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, और उर्दू आईटी अकेडमी में हमने एक कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम बनानी है। ठीक है, और इंसिडेंट रिस्पांस टीम जो सी है उसका फोकस जो सा है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है एक हाई लेवल पे। ठीक है, और उसके नीचे सी सेट है। अब कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम से बाहर होती है, क्योंकि सी सेट एक ऐसी टीम है जो फोकस करेगी अगर कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है। अब हम कहते हैं कि अगर उर्दू आईटी अकेडमी बहुत स्पीड से एक्सपेंड कर गई है, और इतनी एक्सपेंड कर गई कि वो उसकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो बढ़ गई है, और हमने जो है ना उसके 4 रीजन्स कर दिए हैं। ठीक है, एक हमने ईस्ट एशिया कर दिया, जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी बीच में घुसा दिया। ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज नहीं, मलेशिया भी आ गया, पापा न्यू गिनी तक चले गए हम लोग। ठीक है, दूसरा हार्ड कोर जो सा है वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट टाइप का रीजन हो गया, और एक हमने अफ्रीका कर दिया, एक यूरोप कर दिया, कनाडा कर दिया। ठीक है, यूएस कर दिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो हमारे पास 5-6 डिफरेंट रीजन हो गए। अब अगर आपका हेड ऑफिस इज बेस्ड इन समवेयर इन द सेंटर, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दुबई में लगा देते हैं। ठीक है, दुबई में ऑफिस है, वैसे इंग्लैंड में होना चाहिए, इंग्लैंड में लगाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बेस करता हूँ। तो इंग्लैंड बेस्ड हेड ऑफिस है हमारा। अब हम लोगों ने ये करना है कि सारी दुनिया की जो सिक्योरिटी इंसिडेंट है वो सेंट्रली मैनेज नहीं हो सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार हम ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग करते हैं कि मैंने कहा मेरी सी सर्ट होगी। ठीक है, ये हमारी ग्लोबल सी सर्ट है, और मैंने क्या किया, प्रोविजनल कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, पी सी सर्ट, पी सी सर्ट, और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने फीड करना है बैक इनटू मी। अब
सी सर्ट के अंदर डिफरेंट टीम्स हो सकती हैं। अब इसमें दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं डिपेंडिंग आपके पास कितना ज्यादा पैसे हैं कि आप उसके अंदर एचआर को भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप उसके अंदर डिफरेंट बिजनेस कम्युनिकेशंस की टीमें भी डाल सकते हैं। आई सॉर्ट ऑफ सिट ऑन अ डिफरेंट साइड ऑफ एंगल कि इंसिडेंट रिस्पांस की टीम जो सी है वो मोस्टली आईटी फोकस्ड होती है। सही हो गया। तो आपने ये ग्लोबल इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स बना दी। अब पीसर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, ऑस्ट्रेलिया का और पापा न्यू गिनी और मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस वाली साइड देख रही है। अब उनके पास जब सुबह होती है वो सिक्योरिटी इंसिडेंट है या वो अपने लोकल एरिया को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। हम उसके अंदर एक टर्म यूज करते हैं पीओसी, ठीक है। हर पी सर्ट का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। हमने कहा हर पी सर्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनके पास टीम है। अगर ऑस्ट्रेलिया में एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो उनकी पी सर्ट जो सी है उस चीज को डील करेगी और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूके में बैठी हुई सर्ट को नोटिफाई करे कि हमारे पास ये सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद आप इस तरह भी प्लान कर सकते हैं कि आप कहें यार हम ऐसा चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और ये आपके रीजन रीजन ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अ, जब भी कभी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो तो आप सिक्योरिटी इंसिडेंट की रिस्क असेसमेंट करें, ठीक है। रिस्क असेसमेंट करके आप डिसाइड करें कि आपका लो लेवल इंसिडेंट है, मीडियम लेवल इंसिडेंट है, हाई लेवल इंसिडेंट है, ये क्रिटिकल है। लो और मीडियम हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी सर्ट के पास और बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। ये जी सी सर्ट कर दिया हमने, ग्लोबल सी सर्ट, ठीक है। और आप अपनी सिर्फ हाई और क्रिटिकल जो अलर्ट्स हैं वो हमें नोटिफाई करें। सही हो गया। तो ये हो गया सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स। और इनका इनका जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मोस्ट फोकस जो सा है वो इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पांस के ऊपर होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सी सर्ट इन्फोसेक का पार्ट होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। मोस्टली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उनके अंदर फायरवॉल इंजीनियर्स भी घुस सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी और स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके अलावा एक और जो टीम हो जाती है ना वो बन जाती है सॉक, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। और बहुत सारी सिचुएशन के अंदर सी सर्ट सॉक का पार्ट भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे मगर मोस्टली जो जेनेरिक कंसेंसस है वो इस बात पे है कि सॉक का पार्ट होती है सी सर्ट। मेरे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो दोस्त काम करने वाले हैं उनके नज़दीक सॉक का के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन फंक्शन जो सॉक के अंदर होता है इज मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस। वो मॉनिटर कर रही होती है, रिस्पांस कर रही होती है, ठीक है। अब वो रिस्पांस कर रही है तो इंसिडेंट रिस्पांस करेगी या नहीं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि सॉक के अंदर दो टीम्स बैठी होती हैं और अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो सी सर्ट को दे देती है। सही हो गया। तो सॉक के अंदर एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और सॉक के अंदर फिर मल्टीपल फंक्शंस अब आने शुरू हो गए। सही हो गया। इंसिडेंट रिस्पांस की टीम्स आ गई हैं, इंजीनियरिंग की टीम आ गई है, ठीक है, जो डाटा को लेके और उसको को रिलेट करती हैं और सिम स्ट्रक्चर्स चला रही होती है। सिम तो एक बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप एमएल यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रही होती है, मॉनिटरिंग का काम कर रही होती है, थ्रेट इंटेलिजेंस कर रही होती है। आजकल के मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो दे कॉल देम पर रेड टीम और पर्पल टीम का भी कॉन्सेप्ट आ गया। रेड और ब्लू को मिला के एक टीम बन जाती है विच इज कॉल्ड पर्पल टीम। ये सारे फंक्शन सॉक के अंदर डालने शुरू हो गए। मगर वंस अगेन दैट डिपेंड्स कि आपके पास किस किस्म का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। आप सी सर्ट एज ए सेपरेट टीम भी बना सकते हैं, जिस तरह हमने उर्दू आईटी अकेडमी के अंदर अभी डिस्कस किया कि हमारा ग्लोबल ऑपरेशन इतना बड़ा था कि हमें सेपरेट टीम बनानी पड़ी सी सर्ट की। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सी सर्ट की जो टीम है ये 9 to 5 काम कर रही है या 24/7 काम कर रही है या ये सॉक का पार्ट है। अगर हमारे पास सॉक है तो वो एक सेंट्रल सॉक है या मल्टीपल 3 सॉक्स हैं जो आगे पीछे काम कर रही हैं। सही हो गया। तो स्टेब्लिशिंग अ सी सेट, अगर आपने सी सेट बनाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले करना है सी सेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन करनी है कि यार ये कहाँ कहाँ तक जा रही है, ठीक है, किस किस चीज के साथ इसने छेड़छाड़ करनी है। सही है। इंश्योर मैनेजमेंट सपोर्ट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की सपोर्ट, जाहिर है आपको बजट भी चाहिए। अब उसके बाद डिटरमिन सेंट्रल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सेंट्रल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड की मैंने जो एग्जांपल दी है कि आपके पास अगर इतनी बड़ी सीसर टीम है जो सिर्फ यूके में बेस करती है और आप पूरी दुनिया संभाल सकते हैं, वेल एंड गुड। आई वुड पर्सनली, अगर आपके पास इतने बड़ी बिजनेस ऑपरेशन है, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट, तो इन माय प्रैक्टिकल लाइफ तो मुझे पता है कि सेंट्रलाइज सर्ट ग्लोबल ऑपरेशन को रन करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए प्रोविजनल सर्ट्स बना दी जाती हैं, ठीक है। अम, उसके बाद डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर सर्ट। ओके, पॉलिसीज बना दी कि किस तरह आपने हैंडल करना है, किस तरह रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या क्या कुछ है, ठीक है।
लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो जो सी है सी सर्ट को सेपरेट रखती हैं, और मोस्ट कॉमनली मैंने जो देखा है कि वो सॉर्ट ऑफ ब्लर लाइन है इन बिटवीन, ठीक है। अच्छा, सिस्को के अंदर, अब सिस्को अपनी बुक के बारे में बात करना शुरू कर देते, अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो सिस्को का इंटरनल और एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लाइक सिस्को डॉट कॉम, सिस्को के अकाउंट, सिस्को के ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स और इंटरनल लैन वायरलेस नेटवर्क, सारा कुछ जो सा है वो सिस्को सी सर्ट मैनेज करती है, ठीक है। और सिस्को के पास एक और टीम है विच इज कॉल्ड पी सर्ट, ठीक है, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। व्हाट इज पी सर्ट? पी सेट एक ऐसी टीम है जो सिस्को की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रही हैं, सिस्को जो प्लेटफॉर्म सेल कर रहा है टू थर्ड पार्टी वेंडर्स को, उसके साथ डील करती है, ठीक है। और पी सर्ट का फंक्शन बिल्कुल सी सर्ट से डिफरेंट है, ठीक है। इसका मैंने सिस्को के पी सर्ट का जो सा है एक स्क्रीनशॉट लिया, अगर आप गूगल करेंगे ना सिस्को पी सर्ट तो आ जाएगा। ये एक डेडिकेटेड टीम है, ठीक है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर टीम या कोई हाफ फंक्शन कर रहा है, बिल्कुल डेडिकेटेड हार्ड कोडली सिर्फ सिस्को की जो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, एंड ऑफ लाइन हो गया, एंड ऑफ सपोर्ट हो गया, सारी चीज़ों को देख रही होती है, ठीक है। ग्लोबल टीम है, और ये इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सिस्को की किसी प्रोडक्ट के अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आप रिपोर्ट करना चाहें तो आप इस टीम को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक नंबर शंबर भी है, सारा कुछ, ठीक है। पीसर्ट इज नोटिफाइड ऑफ अ सिक्योरिटी इंसिडेंट, इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसेस है। पीसर्ट को अगर आपने नोटिफाई किया कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट, तो पीसर्ट जो है प्रायोरिटाइज करेगी और आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज के। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि भाई सिस्को आई हैव आइडेंटिफाइड दिस स्पेसिफिक काफ पैकेट, अगर मैं सिस्को के राउटर की तरफ फेंकूं तो ये वल्नरेबिलिटी है, और ये टॉस टॉस टैक हो जाता है और राउटर आपका क्रैश हो जाता है। सिस्को उसको देखेगी और आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से सिस्को की प्रोडक्ट्स जो सी है इसमें वल्नरेबल है। अक्सर आपने देखा होगा सिस्को कोई भी वल्नरेबिलिटी अनाउंस करती तो उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं, तो सिस्को में नजर आ रहा होता है आपको कि कौन सी वल्नरेबिलिटी सिस्को इज स्टिल स्टैब्लिशिंग के कौन कौन सी डिवाइसेज हैं। लाइक मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली दफा शेल शॉक आया था या ओपन एसएसएल आया था, तो सिस्को ने लिखा हुआ था कि वी आर स्टिल इवेल्युएटिंग कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी अफेक्टेड है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है सिस्को उस चीज को अपडेट करती रहती कि हाँ अब हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि सिस्को का जो वेबएक्स का जो सर्वर है इज वल्नरेबल टू दैट। सिस्को के राउटर्स आर नॉट वल्नरेबल, मगर ये स्पेसिफिक आईओएस वल्नरेबल है, ठीक है। पीसेट कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट इंपैक्ट असेसमेंट एंड फिक्सेस, एंड कस्टमर्स एंड द पब्लिक आर नोटिफाइड साइमल्टेनियसली। सही हो गया। और ये कुछ हाइलाइट्स हैं, उसके अंदर एक हाईलाइट जो सा है ये ISO 29147 की जगह 2018 वर्जन आ गया वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर। ये अपेरेंटली कोई ISO का स्टैंडर्ड है। सही हो गया। मगर आपको पेपर के अंदर कोई इस तरह का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। अच्छा, अम, मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों को सिस्को सिक्योरिटी एडवाइजरी एंड अलर्ट पीसेट की जब हम बात करते हैं, तो ये देखो सिस्को ने जो सी एक रीसेंट अलर्ट पब्लिश किया, लेटेस्ट अपडेट जो सा है फरवरी 2019 की है। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि ये स्पेसिफिक एडवाइजरी की स्पेसिफिक आईडी है, CVE है, ठीक है, ये CWE है, और बग आईडी दे देते हैं, और CVSS स्कोर इन्होंने दे दिया, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इज वेब बेस्ड, अफेक्टेड प्रोडक्ट वल्नरेबल प्रोडक्ट्स ये हैं, और देर इज नो वर्क अराउंड, फिक्स सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ओके। अगर कोई लेटेस्ट हुई होती ना तो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती और हम उसके ज़रिए फिर मैं 100% श्योर हूँ जिस तरह ही आती है तो सिस्को उसमें नोटिफाई कर रही होती है। मोस्ट रिसेंट मार्च 2019 में अभी तक कुछ आया नहीं है। नॉर्मली उसके ऊपर आ रहा होता है कि वी स्टिल इवेलुएटिंग द स्टफ। सही हो गया। तो उसमें जाने से पहले ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जो मुझे मिला, ये थोड़ा सा पुराना है, गाइड टू अ मेलवेयर इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग फॉर अ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। इट्स नॉट अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, डोंट गेट मी रॉन्ग, मगर ये डॉक्यूमेंट 2013 में लिखा गया, मगर बड़ी अच्छी डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने वल्नरेबिलिटी मिटिगेशन कैसे करनी है, अवेयरनेस क्या होनी चाहिए अगर आपके पास मेलवेयर है, या डिफेंस आर्किटेक्चर क्या है, सैंडबॉक्सिंग, ब्राउजर सेपरेशन, सेपरेशन थ्रू वर्चुअलाइजेशन। ये जो सा है मैंने उर्दू IT अकेडमी के पेज पे, उर्दू IT एकेडमी के पेज पे मैंने हेल्प के अंदर यूजफुल लिंक्स में अंडर सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, ठीक है।
गाइड टू मेलवेयर इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग डाल दिया, तो आपने अगर देखना हो तो ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। सही हो गया। So let's go back to our slides. अच्छा, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एंड सेवेरिटी अगेन हम इसको मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा कर दें, मगर मैं CVSS स्कोर को कोड आपको नहीं बताऊंगा। आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो CVSS 3.0, ठीक है, 3.0 सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, हम उसी पे बात कर रहे हैं, 2.0 की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और मकसद इस स्कोर का ये है, CVSS स्कोर का, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम का, कि प्रोडक्ट की जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है वो कंसर्न है, और हाउ बिगर अ कंसर्न इट इज। तो वो जो CVSS का स्कोर होता है वो आपको डिफाइन करता है। और आपकी नॉर्मली कंपनी के अंदर अगर पैचिंग पॉलिसी होती है तो वो कहता है अगर CVSS 7.5 से अबव है तो पैच इट विद इन 24 आवर्स अगर पब्लिक फेसिंग है, और अगर 7.4 से कम है तो एक वीक के अंदर, और उससे कम है तो मंथली पैचिंग साइकिल। हमारे पास हर महीने बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटीज आती हैं, और वल्नरेबिलिटी पैचिंग इज द बिगेस्ट नाइटमेयर, आइडेंटिफिकेशन पैचिंग इज द बिगेस्ट नाइटमेयर, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में है तो आप इस बात से एग्री करते हैं। Anyway, so why are product security vulnerability a concern? It is a concern क्योंकि exploit अवेलेबल होते हैं, और exploit अवेलेबल होते हैं तो वो फिर ऐसी तैसी कर देते हैं। each represent potential risk that can be exploited, और CVSS का स्कोर 0 to 100 होता है। CVSS comprise of 3 metric group। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये 3.0 के अंदर मेरे ख्याल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मेरा इससे वास्ता 2.0 में नहीं पड़ा। से फॉर एग्जांपल, आज हम लोग, ये उर्दू IT अकेडमी जो ग्लोबल स्केल पे है, ये एक ऐप बनाती है जो कस्टमर्स को दी जाती है, और उस ऐप के अंदर हमें पता चलता है एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी है जिसको एक्सप्लॉइट करके आप जो सा है डिवाइस के अंदर से पास द हैश के हैश निकाल सकते हैं, ठीक है, विंडोज क्रेडेंशियल निकाल सकते हैं। ये एक ऐप है जो हम विंडोज पे सेल करते हैं। अब उसके लिए जब उर्दू IT अकेडमी को पता चलता है, उर्दू IT अकेडमी स्टैब्लिश कर लेती है, बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम के जरिए पता चल सकता है, थर्ड पार्टी कम्युनिटी बता सकती है, किसी तरीके से भी पता चल गया आपको। अब आपकी जो सिक्योरिटी टीम है वो एडवाइजरी शुरू इशू करेगी, जिस तरह सिस्को की पी-सर्ट इशू करती है, और उसके लिए वो लोगों को बताने के लिए कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसके लिए हमें CVSS की जरूरत पड़ती है, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। और उसके अंदर जो से 3 डिफरेंट मेट्रिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। वन इज बेसिक मेट्रिक। बेसिक मेट्रिक ये है कि यार ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉइटेबिलिटी मेट्रिक्स, कि यार ये वल्नरेबिलिटी जो है ये एक्सप्लॉइटेबल भी है या नहीं, और इम्पैक्ट, कि उसका इम्पैक्ट कितना है, उसका नुकसान क्या होगा, ठीक है। अब एक्सप्लॉइटेबिलिटी मेट्रिक के अंदर वो लोग से फॉर एग्जांपल कि भाई ये अटैक वेक्टर क्या है, क्या बंदे को आपके नेटवर्क पे होना चाहिए, क्या वो उसे फिजिकली उस डिवाइस के पास होना चाहिए, या नेटवर्क पे एक क्राफ्टेड पैकेट भेजेगा और बूम, सही है। तो इन बेसिस के ऊपर ये हम CVSS के अंदर पढ़ चुके हैं। इस बेसिस पे बेसिक मेट्रिक ये होती है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ये वल्नरेबिलिटी स्टैंडर्ड एग्जिस्ट कर रही हो आपके पीसी के ऊपर, तो ये आपके लिए कितनी नुकसानदेह है। अच्छा, टेम्परल मेट्रिक ग्रुप ये होता है कि अगर इस वल्नरेबिलिटी की पैच आ गया, ठीक है, अगर नहीं आया तो इसकी क्या लेवल है, और अगर आ चुका है और फिक्स सप्लाई है या वर्क अराउंड अवेलेबल है तो क्या स्कोर है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका बेसिक मेट्रिक का स्कोर है 9.0, और अगर आपके पास पैच अवेलेबल है और एक्सप्लॉइट भी मार्केट में अवेलेबल है नहीं है, तो हम कहते हैं जी ये 8.0 है, ये टेम्परेरी है, ये चेंज भी हो सकता है। और एनवायरमेंटल मेट्रिक ये कि ये डिपेंड करता है आपने उर्दू IT अकेडमी की ऐप ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी, ऑर्गेनाइजेशन सी, तीनों ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ए फाइनेंशियल सेक्टर है, PCI कंप्लाइंट एनवायरनमेंट है, वहां पे ये ऐप यूज हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन सी वेयर हाउस है, उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है, उन्होंने में से एक बंदे ने ऐप इंस्टॉल की है। ये एनवायरमेंटल मैट्रिक ग्रुप आ गया, और इसकी डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप की एनवायरमेंट पे कि ये वल्नरेबिलिटी कितनी क्रिटिकल है, ठीक है। और उसके लिए ये वेरिएबल्स इकट्ठे किए जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट क्या, इंटेग्रिटी रिक्वायरमेंट क्या, अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या। सही हो गया। इसको मैं एक क्विक छोटी सी लैब कर लेते हैं। लैब कोई हम एक्साइटिंग एक्सप्लॉइट नहीं बनाने लगे, सिर्फ हम CVSS की वेबसाइट पे जाएंगे और स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम वर्जन 3.0, और ये स्कोर है, ठीक है। हमने कहा जो उर्दू IT अकेडमी की जो हम ऐप बना रहे हैं, अब आज आप एज अ सिक्योरिटी पी-सर्ट की टीम बैठी हुई है, और आपको एक पैच मिला, आपको एक किसी ने ईमेल की और उसने बताया जी आपकी जो टीम, आपकी जो ऐप है उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। हमने अब क्या किया, हमने वो वल्नरेबिलिटी वेरीफाई की, कंफर्म की, डेवलपर से बात की, उसने कहा हाँ मुझे पता चल गया, यहाँ मैं रॉन्ग वेरिएबल या इनपुट में जो सा हूँ सैनिटाइज नहीं कर रहा था।
सही हो गया। अब हम लोगों ने बैठ के उसको एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट करके हमने अंडरस्टैंड किया, जिसने हमें रिपोर्ट किया तो उसने भी हमें बताया। तो हमने कहा जी इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट इट यू नीड टू बी ऑन द नेटवर्क। ठीक है। अटैक कॉम्प्लेक्सिटी हमने कहा लो है, कि आपको वही हार्डकोर हैकर होने की जरूरत नहीं है। प्रिविलेज रिक्वायर्ड नन। यूजर इंटरेक्शन के यूजर को क्या क्लिक करना पड़ेगा, उसके पास कोई पॉपअप विंडो आएगी क्या, उसको फिशिंग ईमेल आएगी। हमने कहा नहीं, अब हम ये 9 को हिट करने लगे हैं। ठीक है। स्कोप चेंज अनचेंज, अगर आपको याद है कि ये वल्नरेबिलिटी एंड अप एक्सप्लॉइटिंग मोर स्टफ। ठीक है। हम कहते हैं अनचेंज रहता है। कॉन्फिडेंशियलिटी लो, इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी 7.3 हाई सीवीएसएस है। अब आप इस चीज को पब्लिश कर देंगे कि ये हाई सीवीएसएस है। सही हो गया। अब हम अगले फंक्शन की तरफ जाते हैं, टेम्परल स्कोर। जो एक्सप्लॉइट जो सा, अगर आपको याद हो, ये 7.3 है कि एक्सप्लॉइट कोड मैच्योरिटी, जो एक्सप्लॉइटेशन का कोड है वो कंप्लीट है, या जिस जिस बंदे ने आपको रिपोर्ट की है उसने कहा ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसने दिया तो एकदम नीचे बैठ गया। ऊपर का मेन स्कोर रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कल को चेंज भी हो सकता है कि भाई वो बंदा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सप्लॉइट कोड के जिसके जरिए वो आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। यहां पर अब हम ये चीज एज्यूम कर रहे हैं, आपको वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट के बीच में डिफरेंस पता है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा भैया आपको। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं आप। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर दिया कि हाँ भैया ये इस तरह हो सकता है। ठीक है। एक थ्योरेटिकल वल्नरेबिलिटी जिसकी अभी हम बाद में बात करेंगे। रेमिडिएशन लेवल, क्या हमने ऑफिशियल फिक्स दे दिया है? हमने कहा कि हमने ऑफिशियल फिक्स नहीं दिया, मगर हमने लोगों को यह बता दिया कि आप वर्क अराउंड कर सकते हैं कि ये सर्विसेज डिसेबल कर दें। ठीक है, तो एकदम मेरा कोड और नीचे गिर गया। रिपोर्ट कॉन्फिडेंस, कि जो जिस बंदे ने रिपोर्ट किया है उसका कॉन्फिडेंस क्या है, भाई हमने कंफर्म कर लिया, हमने चला के देख लिया, ये टेम्परल स्कोर आ गया। ठीक है, ये असल स्कोर है कि अगर किसी ने एक्सप्लॉइट कर ली वल्नरेबिलिटी तो वो ये कुछ कर सकता है और ये डैमेज है हमारा। मगर टेम्परल स्कोर 6.7 है क्योंकि हमने वर्क अराउंड दे दिए, इस वजह से वो नीचे हो गया। अब एनवायरमेंटल सेक्टर है, फैक्टर है, सॉरी सेक्टर मैंने कह दी। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर ये कि जी कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, हम पीसीआई एनवायरमेंट पे चला रहे हैं, इंटेग्रिटी रिक्वायरमेंट सुपर हाई है। ठीक है, ये 7.7 हो गया। ठीक है, ये इससे ऊपर चला गया। अच्छा, मैंने बहुत सारे सिमुलेशन रन किए, कभी इससे ऊपर नहीं गया। ठीक है। मॉडिफाइड प्रिविल अटैक वेक्टर क्या है, नॉट डिफाइंड, मैंने कहा नेटवर्क। अटैक कम्प्लेक्सिटी लो। ये बाकी चीजें आप जो से हैं, यानी ये तो वही वेरिएबल्स हैं जो आपने ऊपर यूज किए हुए हैं। सही हो गया। तो ये जो सा है सीवीएसएस के अंदर एक बेस स्कोर होता है। बेस स्कोर के बाद आपका टेम्पोरल और एनवायरमेंटल स्कोर है कि आपके एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अवेलेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी और वो है। मगर इधर जो सी है हमने लो डिफाइन की हुई है क्योंकि ये इससे ज्यादा डैमेज नहीं देता। ठीक है, कि भाई लो कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्रोमाइज है या लो इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज है, लो अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज है। सही हो गया। तो मकसद आपको यहाँ पे सीवीएसएस के अंदर जो सा है ये 3 मैट्रिक्स मैट्रिक ग्रुप पढ़ाने का था कि बेस, टेम्पोरल, एनवायरमेंटल। बेस वो जो हमेशा ऐसी ही रहेगी। टेम्पोरल ये कि डिपेंड चेंज हो सकती है क्योंकि कल को हमने फिक्स दे देना है, पैच अवेलेबल हो जाएगा। अभी वक्ती तौर पे पैच अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये हाईली क्रिटिकल है। और टेम्पोरल एनवायरमेंटल ये कि एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि एक बंदे ने अपनी वर्कशॉप में यूज कर रहा है, ये आप घर में यूज कर रहे हो, और आपके एनवायरमेंट जो है पीसीआई के लिए है और आप उसके अंदर वो ऐप यूज कर रहे हो, आप सीज कर दोगे ऐप, चलाना बंद कर दो। ठीक है, जब तक ये कंपनी आपको फिक्स नहीं देती। आगे चलते हैं। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम, कांस्टेंट ओवर टाइम। ठीक है, कंसिस्टेंट कांस्टेंट ओवर टाइम। ठीक है, बेस के अंदर क्या, कांस्टेंट ओवर टाइम अक्रॉस द यूजर एनवायरनमेंट, जिसके घर में लगा हुआ है, पीसीआई में लगा हुआ है, ये उसका बेस स्कोर है। टेम्पोरल रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट में चेंज ओवर टाइम। ठीक है, बट नॉट अक्रॉस यूजर एनवायरनमेंट। ओवर टाइम क्यों? क्योंकि आपके पास पैच आ गया, आपने ऑफिशियल फिक्स आ गया। एनवायरमेंटल क्या, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वल्नरेबिलिटी चेनिंग एनालिसिस। ठीक है, वल्नरेबिलिटी चेनिंग एनालिसिस ये होता है कि एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी, जब आप कोई हैकर किसी नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करता है तो वो एक वल्नरेबिलिटी को सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करता हुआ आगे चलता है। अगर उसने एक्सफिल्ट्रेशन करनी है तो वो किस तरह करेगा। ठीक है, वो माइटर का जो फ्रेमवर्क हमने मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो जो मुझे याद नहीं पड़ रहा माइटर फ्रेमवर्क के अंदर कितने वो थे, मेरे ख्याल में 11 में। ये माइटर फ्रेमवर्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वेरी गुड। ये मैंने अपने आप को कहा है। ठीक है, ये माइटर अटैक फ्रेमवर्क है, तो उसने मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज को यूज करके या एक्सप्लॉइट करके यूज करना, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस,
एक्सफिल्ट्रेशन, डिस्कवर, कलेक्शन, एक्सफिल्ट्रेशन, कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये तमाम काम करने के लिए उसे मल्टीपल चेन्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट वल्नरेबिलिटीज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड इन आइसोलेशन। अटैक थ्रेट एक्टर एक्सप्लॉइट इन चेन्स। ठीक है, जो भी थ्रेट एक्टर्स होते हैं वो मल्टीपल चेन्स है। अगर आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ें जो इंसिडेंट जो एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें कुछ अटैक वेक्टर्स के सिग्नेचर्स ये होते हैं कि उनका अटैक वेक्टर ये है कि वो पहले फिशिंग करते हैं, उसके बाद ये स्पेसिफिक एक्सेल की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर फायरफॉक्स की, और ये उनका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो सा है, तो आप जो सा है वल्नरेबिलिटी चेनिंग एनालिसिस कर सकते हैं कि इन ऑर्डर फॉर समबडी टू एक्सप्लॉइट माय होल नेटवर्क, वो इस तरह होता है। ये काफी डिटेल टास्क होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और टर्म यूज होती है थ्योरेटिकल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, थ्योरेटिकल वल्नरेबिलिटी, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं या आप कहीं पे डिबेट हुई है आपके ऑफिस के अंदर कि यार ये चीज है, ये इस तरह एक्सप्लॉइट हो सकती है, वो कहेंगे इस थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, और आपको शुश करा दिया जाता है बीइंग अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट या वो। तो दैट इज अ की थिंग टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज जो सी हैं वो थ्योरेटिकल वल्नरेबिलिटीज होती हैं, मगर वो एंड अप बीइंग प्रैक्टिकल हो जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल हमें मिलती हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल वल्नरेबिलिटी जब एक्सप्लॉइट हो रही होती है तो कोई कहता है रिसर्च वर्कर ने रिसर्च की और थ्योरेटिकल वल्नरेबिलिटी एग्जिस्टेड इन दिस स्पेसिफिक स्टफ इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और आप एक्सप्लॉइट किसी ने लिख दिया को फारिग होकर उस पर फोकस कर रहा था। ठीक है, और इसका अल्टरनेट आंसर जो मैं देता हूँ वो ये है कि अगर मेरा कोई कोड है और उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है, और वो हम एक थ्योरेटिकल वे बना लेते हैं कि अगर अच्छा वो ईमेल करता है और अपना पासवर्ड रीसेट करता है, उसके पास जो पासवर्ड रीसेट आता है, अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। क्या था, वेल इट्स थ्योरेटिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि वो किसी ने वर्कआउट कर लिया और वो डार्क वेब पे सेल कर रहा है और आपको पता नहीं है। सही है, तो दे दिस इज एंटायरली थ्योरेटिकल जो सा है, वर्ड अक्सर यूज किया जाता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर, मगर इसको इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए। आगे चलें। सिस्को जोन सा है एक दो पेजेस के अंदर अपना सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिफाइन करती है। ठीक है, और उसके अंदर प्लान, डेवलप, वैलिडेट, लॉन्च, ऑपरेट, मॉनिटर वाली स्टोरी है। और इसके अंदर जो सा इंटरनल एक्सटर्नल फाउंड वल्नरेबिलिटीज है, हम इसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिजाइन, कोडिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। आपकी बुक ने इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गई। हम लोग मेरे ख्याल में अगर आपने इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो CISSP की एक डोमेन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिक्योर डेवलपमेंट के ऊपर ना, तो उसको पढ़ सकते हैं, उर्दू IT अकेडमी पे पढ़ी हुई है। मगर बीइंग अ CCNA साइबर ऑप आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, TPS सिक्योरिटी। TPS सिक्योरिटी इज लाइक अ थर्ड पार्टी सिक्योरिटी, कि अगर आपके पास एक आप कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग या आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आपने इंस्टॉल की हुई है या थर्ड पार्टी कोड यूज कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन, एनालाइज एंड कीप अ पैच ऑन। कि अगर आप से फॉर एग्जांपल, इस दिन मैंने एक एग्जांपल ओपन SSL की दी हुई है, कि अगर आप एक ओपन SSL या एक थर्ड पार्टी जो या ओपन लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, और वो कोड आपने अपने सिस्को राउटर के अंदर रखा हुआ है, और कल को वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी निकल आती है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पैच करना, अगर वो थर्ड पार्टी आपको दे रही है नहीं दे रही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिस आउट हो जाती हैं। तभी आजकल जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें मोस्टली हम लोग ये चीज़ मेंशन करते हैं कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट चल रही है या थर्ड पार्टी कोड आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप हमें एज अ कस्टमर, मैं कस्टमर हूं, हमें वो चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आपके कोड के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी कोड यूज़ हो रहा है और वो वल्नरेबल है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है। सही हो गया। MSSP मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कम अलोंग, अगर आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में है तो आपका बहुत वास्ता पड़ता होगा। देखते हैं, वी हैव अ ब्रिलियंट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। हर कंपनी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर रन नहीं कर सकती, यू हैव टू बी ऑफ अ स्पेसिफिक साइज, और आपका सिक्योरिटी बजट उतना होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि आप थर्ड पार्टी कंपनी के पास चले जाते हैं,
और थर्ड पार्टी कंपनी को कहते हैं कि यार तुम सॉक चला रहे हो तो हमारी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर चलाना शुरू कर दो, अगर हमारे पास कोई मेलवेयर आता है या कुछ आता है तो आप हमें नोटिफाई करो, अगर आप हमें इंसिडेंट रिस्पांस चाहिए तो आप हमें इंसिडेंट रिस्पांस भी दोगे। उसके लिए आपको रिटेनर एग्रीमेंट अक्सर साइन करना पड़ता है कि अच्छा मैं इस साल जो सा हूँ 10 दिन बाय कर लेता हूँ आपसे, उसकी एक मिनिमम लिमिट होती है, अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ी इंसिडेंट रिस्पांस की तो हम आपके सर्विसेज को यूज़ करेंगे। तो उस ये सिस्को फाइंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल इट्स ओन सर्विसेज, मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज, आई थिंक एटीए कहलाता है वो सेल करता है। ठीक है, सिस्को सिक्योरिटी एडवाइजरी सर्विसेज भी है, इंसिडेंट रिस्पांस एंड रिटेनर, बस वेरी वेरी एक्सपेंसिव, आई हैव यूज्ड इट वंस और उसके बाद मैंने कभी नहीं यूज की। और एमएसएसपी में सिस्को का एटीए जो सा है एक्टिव थ्रेट एनालिटिक्स टीम है, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है 24/7, आईज ऑन अ ग्लास। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इससे अगला चैप्टर कंप्लायंस एंड फ्रेमवर्क का है। ठीक है, कंप्लायंस या फ्रेमवर्क जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है, टीडीएस एफर्ट डिजाइन टू पनिश पीपल रिस्पांसिबल फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, कंप्लायंस एंड फ्रेमवर्क इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, अगर आपको लगता है आप कंप्लायंस एंड फ्रेमवर्क के बंदे नहीं है तो प्लीज डोंट गो इनटू दैट वर्क। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन बट इट इज एज इट्स मेंशन टीडीएस है। ठीक है, मगर आई आई सॉर्ट ऑफ लाइक इट बट आई डोंट वांट टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, दीज कंप्लायंस फ्रेमवर्क है क्या कि किसी कंपनी को किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंप्लायंट करना। ठीक है, कि आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। हमारे इर्द गिर्द जो से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक बिल्डिंग रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स हैं, गाड़ी जब डिजाइन होती है उसकी एक सिक्योरिटी हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, उसमें एयर बैग होना चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, ब्रेक्स होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसी तरह हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनीज जो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ डील कर रही है, आपके पेशेंट इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रही है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, माई एज, डेट ऑफ बर्थ, मेरे हेल्थ रिकॉर्ड के साथ जो कि बहुत पर्सनल और सेंसिटिव डाटा है, मेरे बिलीव के साथ, मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ, ये तमाम चीज़ें जो सी अगर कोई कंपनी होल्ड कर रही है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू provide due diligence or due care around my security or holding that information. ठीक है, these requirements are extremely critical how organization are protecting against a cyber threat, क्योंकि आजकल जो सा है सबसे बड़े बबल्स जो से बनते हैं वो यही कि कितनी अमाउंट ऑफ डाटा हैक हुआ है। ठीक है, कितना पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट कंप्लायंसेस हैं। ठीक है, हर इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट डिफरेंट है। लाइक पीसीआई डीएसएस पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री है, डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है पीसीआई डीएसएस। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, अभी हम आगे जाके देखेंगे। हिपा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कंपनीज हेल्थ से रिलेटेड काम कर रही हैं, ये अमेरिका के अंदर मोस्टली यूज होता है। सर्बन ऑक्सले या सॉक्स जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। और जीडीपीआर हम सबको पता है। ठीक है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो हम लोग यूरोप में काम कर रहे हैं, अगर आप यूरोप में नहीं है तो आपने जरूर नाम सुना होगा। ठीक है, तो आपकी बुक जो सी है वो पीसीआई डीएसएस हिपा और सॉक्स के बारे में बात करती है, तो हम हल्का सा उसको नजर मार लेते हैं। पीसीआईडीएसएस हिस्ट्री बता रहा है आपको, 1.1 था, 1.2, 3.2.1, 3.2 तक आपकी बुक ने बताया, मगर 2018 में जो लेटेस्ट वर्जन आया वो 3.2.1 है। ठीक है, मैं वो डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा आपको। तो टेक्निकल गाइडलाइन पीसीआईडीएसएस, अगर आप कार्ड होल्डर इंफॉर्मेशन आपके पास है जिसमें पेन है, कार्ड होल्डर नंबर है, सिक्योरिटी कोड है, एक्सपायरी डेट है, आप इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मगर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड हैश फंक्शन के जरिए या कुछ भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपने उसे सेव करना है। सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन लाइक फुल मैग्नेटिक स्ट्रिप डाटा, CVV2 और पिन आप सेव नहीं कर सकते। ये PCI डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड है, आपको इसको फॉलो करना है। अगर आपने कहीं भी पॉस लगाई हुई है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, और अगर आप वो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं टू प्रोसेस अ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, तो आपने इसके अगेंस्ट कंप्लाई करना ही करना है। बहुत सारी कंपनीज इसके लिए क्या करती हैं, वो थर्ड पार्टी कंपनी को हैंड ओवर कर देती है, थर्ड पार्टी कंपनी पेमेंट मेरी प्रोसेस करेगी अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लगानी है। ठीक है, लाइक हम लोगों ने बहुत सारों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पेपल लगाया हुआ है, तो पेपॉल मैनेज करेगा सारा कुछ, मेरी टेंशन नहीं है, ताकि आपको पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस ना करनी पड़े, क्योंकि कंप्लायंस एक पूरे की पूरी डोमेन है। ये पीसीआई डीएसएस वर्जन 3.2 और 3.2.1 के अंदर डिफरेंस है, ये डिफरेंस दिखाया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल आपको इसको स्टडी करने की जरूरत है, मगर इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू।
पीसीआई डीएसएस सिक्योरिटी के अंदर जो हाई लेवल ओवरव्यू है, एक्चुअली इसमें 12 रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, 12 रिक्वायरमेंट मैं आपको सारी की सारी नहीं दिखाऊंगा, मगर ये कुछ मेन है और उसके बाद डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। हम सिर्फ स्किम थ्रू करेंगे। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग थ्रू होल पीसीआई डीएसएस डॉक्यूमेंट। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, बल्कि उर्दू आईटी पे भी रख देंगे, तो आप लोग उसे यूज कर सके। ठीक है, बिल्ड एंड मेंटेन सिक्योर नेटवर्क एंड सिस्टम। सिक्योर नेटवर्क और सिस्टम होना चाहिए। फायरवॉल होनी चाहिए। उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये है कि डोंट यूज अ वेंडर डिफॉल्ट पासवर्ड। प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डाटा। प्रोटेक्ट स्टोर डाटा, जो ऊपर बताया हुआ है कि हमने कौन सा डाटा स्टोर करना है, और इनक्रिप्ट ऑन ट्रांसमिशन। मेंटेन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ नाइटमेयर। प्रोटेक्ट ऑल सिस्टम अगेंस्ट मेलवेयर एंड रेगुलर अपडेट पैचिंग और वो सारा कुछ। इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए कि कार्ड होल्डर का जो नेटवर्क है जिस पे आप कार्ड होल्डर का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपके आपकी 10 शॉप्स हैं, 10 शॉप्स के अंदर जहां वो पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, तो आइडली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो पूरा आइसोलेटेड होना चाहिए, उसके अंदर फायरवॉल होनी चाहिए और फायरवॉल के प्रॉपर चेंज कंट्रोल होने चाहिए, सारी ड्रामेबाजी। और उसके बाद जो है फिजिकल एक्सेस टू कार्ड होल्डर डाटा भी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। फिर जो अगली रिक्वायरमेंट, रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क, कि आप नेटवर्क को हमेशा रेगुलर टेस्ट और मॉनिटर करते रहेंगे, और प्रोसेसेस को भी। मेंटेन एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, और आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए। सही हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है, मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खोला हुआ आप लोगों के लिए। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, एक 139 पेजेस का है। ये मई 2018 के अंदर जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया है, इसकी वर्जन हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये 12 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो है मैंने यहाँ से कॉपी करने की कोशिश की थी। और ये अकाउंट डाटा, कार्ड होल्डर इंक्लूड्स एंड सेंसिटिव डाटा, ये आप स्टोर नहीं कर सकते, ये आप स्टोर कर सकते हैं, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सही हो गया। और कैन नॉट स्टोर पर रिक्वायरमेंट 3.2। सही हो गया। ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है 3.2 के तहत आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद मैं सिर्फ आपको एक दो रिक्वायरमेंट दिखा दूं, बेस्ट प्रैक्टिसेस छोड़ दें। ये पब्लिशिंग हिस्ट्री आ गई। ठीक है, establish and implement firewall and router configuration standard that include the following. Inspect the firewall and router configuration standard and other documents, और उसका फिर की कंपोनेंट्स। ठीक है, उसकी गाइडलाइन है, टेस्टिंग प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक और रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। Requirement for a firewall at each internet connection in between any demilitarized zone and internet internal network zone. ठीक है, examine the firewall configuration। अब जो ऑडिटर है वो ये करेगा। verify the current network diagram is consistent through the firewall configuration standard। ठीक है, observe the DFZ। अब मैं हंस इस बात पे रहा हूं कि जब आप बहुत सारे नेटवर्क्स खोलते हैं तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो पीसीआई डीएसएस अगर कोई कहता है कि मैं कंप्लाइंट हूं, तो उसने बहुत सारा काम किया हुआ है। ठीक है, और डिस्क्राइब द ग्रुप रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरीफाई राउटर कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड, इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट। ठीक है, कितने हमारे हम में से कितने लोगों के नेटवर्क में ऐसे हुआ है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, install a personal firewall software equivalent function on any portable computer devices, including company and employee owned. They connect to the internet and outside the network. Laptop used by the employee, which are also used to access the CDE firewall equivalent configuration, include blah 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 blah। ठीक है, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट। एसएनएमपी पासवर्ड एंड एसएनएमपी कम्युनिटी स्ट्रिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। आई वुड सजेस्ट यू गाइस, जिस दिन आप बिल्कुल वेले हो और आपका कुछ न्यू लर्न करने को दिल कर रहा हो, या आपको यार कोई न्यू सिक्योरिटी आइडिया निकाल को, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ अ डिस्क encryption is used rather than a file and column level database, logical access must be managed separately independently. Disk encryption is observes the process और intent to guideline दी, ये encryption policy होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट, आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू गो थ्रू इट। ओके, अच्छा, पीसीआई में हमने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा। अगले दो कंप्लायंस के ऊपर हम इतना वक्त नहीं लगाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 1996, यूएस डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन सर्विसेज ने ये एक्ट निकाला, और उसके तहत जितने अदारे एक स्पेसिफिक हेल्थ केयर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो आइदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, आइदर ऑपरेशन से, नॉट ऑपरेशन लाइक सर्जिकल ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑफ अ हेल्थ केयर, तो उनकी जिम्मेदारी है। और उनकी जिम्मेदारी क्या है कि एक 4 की पॉइंट्स हैं। इंश्योर ऑल पीएचआई प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन लाइक मेरा एक्सरे स्कैन विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई मी, वेल इट्स अ पीएचआई।
उसके अंदर थोड़ी सी एक एक लचक है, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट। आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रीजनेबल एंटिसिपेटेड थ्रेट टू द सिक्योरिटी, कि आपने ये शो करना है कि आपने रीजनेबल केयर किया। अब इसके अंदर थोड़ी सी ब्लर लाइन आ जाती है जहां पे लॉयर्स और बैरिस्टर्स आपस में लड़ते हैं, या सॉलिसिटर्स, डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री में आप बैठे हुए हैं, कि वो आप रीजनेबल केयर कैसे शो करेंगे। आपने साल में एक दफा पेन टेस्ट कर लिया, इज दैट एनफ रीजनेबल केयर, या इंटरनल पेन टेस्ट कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन दो सिचुएशन। और इसी तरह प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ रीजनेबल इम्परमिजेबल यूज और डिस्क्लोजर। इम्परमिजेबल यूज और डिस्क्लोजर क्या, कि भाई यहाँ यूके के अंदर तो बहुत सख्त है कि अगर मुझे अपनी वाइफ का मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए तो मैं जाके नहीं ले सकता। सही हो गया, और कोई मुझे नहीं बता सकता। और आपको स्टाफ को भी मेक श्योर करना चाहिए वो डिस्क्लोज ना करें। इवन स्टाफ इज नॉट अलाउड टू चेक देयर ओन रिकॉर्ड व्हाइल दे आर ऑन ड्यूटी। इंश्योर कंप्लायंस बाय वर्कफोर्स, आपने मेक श्योर करना आपकी वर्कफोर्स ट्रेन एनफ हो। सही हो गया। तो ये हिपा का कंप्लायंस है, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए लाजमी है यूएस के अंदर। इसी तरह सॉक्स, सॉक्स इज एक्ट इन 2008 रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स। फाइनेंशियल स्कैंडल बहुत ज्यादा हुए कि कंपनी जो सी अपने प्रॉफिट और लॉस सही से रिपोर्ट नहीं करती। एनी पब्लिकली हेल्ड कंपनी दैट हैव इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनी अमेरिकन पब्लिकली हेल्ड कंपनी और रजिस्टर्ड टू यूएस एक्सचेंज। अगर यूके में कंपनी बनाई है मगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज फ्लोट कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके तीन सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 302, 404, 409। 302 ये कि सीईओ, सीएफओ और सी स्वीट, ठीक है, पूरे का पूरा सीईओ, सीसो, सीआईओ, सीटीओ, सीओओ, ये जो सी स्वीट है, आर टू पर्सनली सर्टिफाई ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट। जितनी फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी की है वो ये बोर्ड पूरे का पूरा साइन करेगा। मोस्टली सीईओ, सीएफओ साइन करते हैं, ठीक है, और सर्टिफाई करते हैं। सेक्शन 404 एनुअल ऑडिट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, आपका एनुअल ऑडिट होना चाहिए, कंपनीज करती हैं। और डिस्क्लोज पब्लिक एंड चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन, अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन किसी पे चेंज कर रहे हैं तो आपने पब्लिक को बताना है। और उसके अंदर फिर एक शिक ये भी है कि आपने वो फाइनेंशियल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज करनी है। सही हो गया। तो मैं देख लूं, मैंने अपने ब्राउजर के अंदर खोले हुए तमाम टैब दिखा दिए। हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, माइटर की बात कर ली, पीसीआई डीएसएस की बात कर ली। वेरी गुड। सॉक आर्किटेक्चर, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई है। अगर डायग्राम दिखाई है तो अपोलोजाइज। ये बहुत कंसाइज डायग्राम है। अगर आपने किसी कंपनी का सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आर्किटेक्चर डिफाइन करना है कि एक साइड से सारी लॉग्स आ रही हैं और उसको आप पार्स कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर थ्रेट इंटेलिजेंस भी डाल रहे हैं और डाटा को एनरिच भी कर रहे हैं और उससे अलर्ट्स जनरेट कर रहे हैं और उन अलर्ट्स की बेस पे डिसीजन कर रहे हैं। सही हो गया। ये बहुत अच्छी डायग्राम मुझे पता नहीं कहाँ से मिली थी, मैंने ये रखी हुई थी जब मैं प्लान कर रहा था सीसीएनए साइबर ऑप पढ़ाने का। तो आई थॉट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्पफुल डायग्राम। इसको निकाल के स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करके अपने दरवाजे पे लगा लें थोड़े दिनों के लिए। सही हो गया। और खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।